मास कर रहे थे कि खत्म कर लिया था? तो बहुत कुछ हो गया था सेंटर बहुत ऑफ कुछ हो गया था। तो एक काम करते हैं, एक आध और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है? 2D इसी बॉडी। बहाने तुम, हाँ इसी बहाने तुम लोग रिकॉल भी कर लोगे, थोड़ा सा याद आ जाएगा, ठीक है? एकदम आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एक डिस्क है, ठीक है, और इसकी रेडियस है 2r। डिस्क है, याद रखना क्या चीज है, डिस्क है, जी एंड इट्स रेडियस इज 2r, राइट? जी सर। हाँ, यहाँ से ना हम कुछ पोर्शन इसका रिमूव कर देते हैं। क्या हो गया ये हमने एक डिस्क रिमूव कर दी इसमें से, इस पोर्शन को हमने काट के हटा दिया, रिमूव। तो तुम्हें ये बताना है कि बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो वांगी क्वेश्चन समझा? तो वांगी मेरे को ये एक बार ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सर, ये सॉल्व करने के लिए। अरे सो ये क्वेश्चन तो इस टाइप को बहुत सारा किया है। हाँ तो बस करके बताओ कितना आ रहा है आंसर जल्दी से। हाँ सर। एक डिस्क है, एक्चुअली मैं इतना दिन नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा एक्चुअली एग्जाम चल रहा था अभी। ओके तो कोई बात नहीं। फिजिक्स तुमने का पुराना सिलेबस वाला ना थोड़ा सुन, पुराना वाला जो लेक्चर है ना सर ने डाल रखा है ग्रुप में, उसको एक बार देख लेना, उसमें सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? हाँ सर। हाँ उसको कर लेना तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है। वैश्विक क्वेश्चन समझ में आ गया? अंशिका तुम बताओ, क्लियर है? हाँ सर। चलो जल्दी से सॉल्व कर दो। फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर रिमेनिंग पोर्शन। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसमें। पहले जान लो ये पूरा बड़ा सा डिस्क है 2r रेडियस का, इसमें से ये बताओ, ये जो छोटी सी डिस्क रिमूव करेंगे इसकी रेडियस कितनी होगी? r होगी। तो याद करो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था कि टू बॉडी सिस्टम में होता क्या है कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, दोनों के इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली लाइन पे लाई करता है। कुछ याद आया? तो एक बात बताओ, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, और जो डिस्क तुमने रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा भाई? वो इसी लाइन पे होगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ से मास देखो, अगर ऐड करते ना तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों पॉइंट के बीच में आता है, लेकिन ये मास रिमूव किया है ना, तो डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ मास होगा, लाइन तो यही रहेगी, बस वो पीछे के साइड आ जाएगा, जिधर मास ज्यादा होता है ना उधर शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा। वो कहाँ होगा ये हमें मालूम करना है। तो एक काम करते हैं, इसी को ओरिजिन बना लो, इसको बना लो एक्स एक्सिस, और ये बना लेना तुम वाई एक्सिस, ठीक है? कैसे करेंगे भाई इसके बाद? तो अब ऐसा कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0,0, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा r,0, ठीक है चिराग? एंड आफ्टर दिस तो क्या करेंगे, x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिखोगे? मैंने बताया था कि इसमें तो मास इसमें एक और पे है क्या चीज? सर, मतलब ऐसे लाइक ये जो पूरे डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसको ओरिजिन ही लेंगे, m1x1 इक्वल्स टू m2x2 करके रिलेशन आता है जो याद करना होता है इस केस में, और फिर उससे करके इजीली r/3 आ जाएगा। मास कैसे पता करोगे बताओ, छोटे वाले So को? mass is inversely proportional to square of radius. इतनी मेहनत क्यों करना है? जो मैंने बताया वो और तो आसान ये तो है। याद ही है ना, ये तो इजीली हो गया। सो फिर m1x1 इक्वल्स टू m2x2 करके इजीली आ जाता है। इससे तो सीधे सीधे नहीं हो जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ये ज्यादा इजी होगा भाई। सो दोनों इजी है, बट ये ज्यादा इजी लगा मेरे को तो। देखते हैं a1 कितना है, पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू 0 प्लस a2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा, बस यही ध्यान रखना है। तो माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू आर एंड होल डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, डायरेक्ट आ गया, माइनस ऑफ r/3, माइनस r/3 आएगा। मतलब क्या हुआ, ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं पे होगा, ये होगा पॉइंट सेंटर ऑफ मास का, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r/3, मतलब r/3 पीछे चला जाएगा। ये ज्यादा इजी होता है, पता नहीं खट जैसे भी है, बस आना चाहिए सही, ठीक है? वैश्विक क्लियर हुआ? अंधिका तुम बताओ, समझ में आया? हाँ सर, तुमने क्या किया था, यही वाला कि कुछ और लगाया था? यही किया था। हाँ एक दो लाइन कही, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है, तुमने जो बताया ऐसा कुछ नहीं किया लगा, ठीक है? हाँ सर, आंसर
एंड में आना चाहिए, तो एमसीक्यू है तो। हाँ, असली कहानी जानते हो कहाँ फंसेगी? कहाँ फंसेगी ये देखो। जैसे ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक डिस्क है, समझ में आई बात? इसकी रेडियस है r और इसकी साइड लेंथ है 2r। चलो इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। ठीक है, बस ठीक है सुमांगी, अब यहाँ पे तुम्हारी वाली कहानी सेट नहीं हो पाएगी। हाँ सर, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। तो वही है ना, वो जबकि जो मैंने बताया ना वो वहां भी काम करेगा। चलो जल्दी से करके बताओ तो क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? यहाँ देखो भाई कैसे करेंगे। हाँ, एक इधर स्क्वायर शेप है और यहाँ पे एक डिस्क है या सर्कुलर मान लो, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर एक सर्कल है, तुम्हें इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बताना है। सेम कंसेप्ट यहाँ वाला यूज करेंगे इसमें भी। कैसे करोगे पहले बताओ। इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास या सर्कल का सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे होगा। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा कहीं ना कहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम बार बार बनाना होता है। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट कितना होंगे, 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा 2r,0। ध्यान रखना 2r,0। कैसे भाई, यहां से यहां तक r होगा, ये भी r होगा, 2r,0। अब लिखो x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू a1 x1। a1 तो मतलब पाई आउट बाय पाई प्लस 4 होगा। 4r स्क्वायर इंटू 0 प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 2r and whole divided by 4r square plus pi r square। तो आई थिंक ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। ये आ जाएगा x सेंटर ऑफ मास, मतलब ये यहां कहीं पे आएगा सेंटर ऑफ मास इतनी डिस्टेंस पे। यस सर, अभी दूसरा वाला आंसर नहीं वही बोला। तो पहला वाला गलत क्यों हुआ था? सर मैंने स्क्वायर को आर ले लिया ना। आगे बढ़े। वैश्विक कॉपी कुंभ कर रहा हूँ, में, कॉपी कर रहा हूँ। हाँ तेरा बोलो। तो मैं एक से इसको लिख ले रहा हूँ सर, एक से। हाँ लिख लो, तब तक मैं इधर वाला हटा देता हूँ। ओके। चलो देखो भाई, एक नया क्वेश्चन है। हाँ इसको करते हैं, देखते हैं कितने लोग हो पाता है। ये एक बोट है, ठीक है शिवांगी, हाँ सर। और बोट की लेंथ है 4 मीटर और इस बोट का वेट भी है अपना 40 kg, ठीक है। और मान लेते हैं कि चलो थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं, इसको 100 kg मान लो, 100 kg की बोट है। अच्छा, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लेते हैं चिराग ही है, ठीक है ना। चिराग का मास है 60 kg, ठीक है चिराग। अरे इतना कम? कम नहीं ज्यादा है। चल, यहाँ पे ना इसका एक फ्रेंड खड़ा है इस किनारे पे बिल्कुल, और इसके फ्रेंड का जो मास है ना वो 40 kg है। सर ये भी इतना कम सर? ठीक है चिराग। जी सर। ये दोनों दोस्त ना आपस में मिलना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं, नहीं है होता है। तो ये दोनों, ये भी इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगा, और यहाँ करके मान लेते हैं मिड पॉइंट पे दोनों आके मिल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को हक कर रहे हैं मिड पॉइंट पे। तो तुम्हें ये बताना है कि उस केस में बोट किधर जाएगी और कितना डिस्टेंस हो जाएगी, समझ आई बात? जी। तो क्या है क्वेश्चन इसमें? इसमें लिख लेना पर्सन मीट एट द सेंटर ऑफ द बोट, बोट के सेंटर पे। तुम्हें बताना क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। पहले दोनों किनारे किनारे थे, अब ये सेंटर पे आके मिलते हैं,
तो इनका डिस्प्लेसमेंट मतलब बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ये बताना तुम्हें। वैश्विक क्वेश्चन समझ में आ गया? वैसे तेरी आवाज नहीं आ रही आज। चलो भाई शुभांगी तुमको समझ आया? कैसे करना है इसको समझते हैं, थोड़ा अलग सा है। देखो सबसे पहले ना ये देखो एक बात याद रखना शुभांगी कि इसमें ना ये बोला जा रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो चेंज नहीं होगा, जहां पहले था वहीं बात में रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। रीजन क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसका यही कंसेप्ट होता है कि हम ये मानते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं चेंज होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे ये हम कैसे पता करेंगे? तो हमें फिर वही ओरिजिन वगैरह बनाना पड़ेगा, बाद में मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, फिलहाल अभी के लिए समझो। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंड ना ओरिजिन है। तो एक बात बताओ, ये अगर ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, तो जरा बताओ इस बंदे का कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? 0,0 0,2 ये और 4, ध्यान देना, बोर्ड का जो होगा, बोर्ड का भी तो सेंटर ऑफ मास होगा मिड पॉइंट पे 2,0 पे। भाई बोर्ड का भी तो होगा मिड पॉइंट पे, ठीक है। और इस बंदे का कितना पे रहा होगा? 4,0 पे, राइट। यस चलो पहले बताओ एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे? तो क्या लिखोगे भाई? m1 x1, तो 60 इंटू 0 प्लस m2, चलो इसको मान लेते हैं 40 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 200। समझ में आया जी? यस कितना आ गया भैया? सो मेरा 7/5 मीटर 360 बाई 200, तो 36 बाई 20 मतलब 16 बाई 10, मतलब ये 1.6 मीटर आएगा शायद, यही है ना? हाँ सर अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा बोर्ड ना यहाँ वाली लाइन से ना, इस लाइन से ना राइट साइड में शिफ्ट कर गया, ठीक है। यस यहाँ पहुंच गया ऐसे, राइट। कितना आगे चला गया? तो चलो मान लो ये डिस्टेंस हो गई x, कितना आगे बढ़ गया वो x, तुम्हें यही x पता करना। एक बात बताओ, बोर्ड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये सारे भी तो यहीं पे पहुंच चुके हैं, दोनों दोस्त भी यहीं पे पहुंच गए हैं, तो बताओ पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो इसी पॉइंट पे रहेगा। हाँ तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जरा 2 बताओ + x ये डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर। 2 तो जरा बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल जोड़ जाके? 2 2 + प्लस तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और पहले वाला भी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन जो इतना ही दूर रहना चाहिए। तो क्या लिखोगे? 2 + x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.6। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -0.4 मीटर। तो जरा बताओ कितना पीछे चला जाएगा? बोट एक्चुअली में आगे नहीं जा रही, बोट किधर जाएगी? पीछे जाएगी। और कितना हो जाएगी भाई? 0.4 मीटर। हाँ भाई समझ में आया ये चीज? हाँ सर मेरा 0.4 आया लेकिन मैंने डायरेक्शन गलत ले लिया। अंशिका हाँ सर देखो सेकंड मेथड देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, याद है शुभांगी? हाँ सर एक बात बताओ, इसमें ना ये आपस में ही तो मूव कर रहे हैं, कोई कहीं जा तो रहा नहीं है, सब उसी में उसी के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0, ठीक है। समझ आई बात? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या लिखोगे भाई? वो होगा m1 इंटू डेल्टा x1, सही है भाई। इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू डेल्टा x2, समझ में आया? एक और बार बताइए ना। प्लस m3 इंटू डेल्टा x3 एंड होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर से सुन लो, ध्यान देखना, ये तो हमारे पास फॉर्मूला ही होता है एक सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। तो एक बात बताओ, अगर m1 वाला मतलब ये बंदा मूव करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट बदलेगा ना ओरिजिन से? हाँ
ये वाला मूव करेगा तो उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा। हाँ बोट मूव करेगी तो बोट का भी एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। हाँ इसका मतलब m1 का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, m2 का भी चेंज हो रहा है, m3 का भी चेंज हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का नहीं चेंज हो रहा है। बोल रहा है ना सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे है। हाँ सर। तो अगर मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना चेंज होगा तो क्या लिखोगे, जैसे ये फॉर तो डेल्टा एक्स क्या करोगे, m1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट प्लस m3 इंटू तीसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। एक तो डिफरेंशिएट कर दिया है। अब बताओ भाई शुभांगी, ये डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए। तो ये तो 0 होना चाहिए ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, जीरो ही होगा ना भाई, वो कहाँ मूव कर रहा हो, तो कहीं जा ही नहीं रहा ना। तो जरा बताओ अगर ये लेफ्ट वाला टर्म जीरो लिख दोगे तो बताओ क्या बनेगा। ये हो जाएगा m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस m3 इंटू डेल्टा x3 एंड होल डिवाइड बाय क्या होगा भाई, m1 प्लस m2 प्लस m3। सही है। यस ये हटा दो, इधर ले जाकर जीरो में कर दो, तो क्या लिखोगे भाई इसको, जीरो इक्वल टू m1 कितना है 60 kg है इंटू x1। जरा बताओ ये अपनी जगह से कितना मीटर आगे आया है, 2 मीटर तो रखो। सही है। जी प्लस m2 कितना है 40 40 है। ये अपनी जगह से कितना नीचे आया, पीछे आया -2। समझ में आया। हाँ तो -2 क्यों? क्योंकि बेटा ये यहाँ से ना लेफ्ट की ओर गया, अच्छा ओके डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव है, ठीक है ना। प्लस एक बात बताओ, बोट अगर लेफ्ट राइट जाएगी तो उसके साथ ये लोग भी तो लेफ्ट राइट जाएंगे साथ में। हाँ तो आगे समझ आई बात। हाँ सर। तो बोट पे ही तो लोग बैठे हैं, तो बोट भी तो मूव करेंगे ना लेफ्ट या राइट जिधर भी जाए। तो बताओ फाइनली m3 में क्या लिखोगे, सबका मास एक साथ लिख लोगे, तो बताओ सबका मास कितना, क्योंकि सारे लोग एक साथ मूव करेंगे ना बोट के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 100 200 ना। 200 तो ये यूनिफाइड मास वाला। अच्छा तो वो वाला मास है ना, सॉरी ये 100 हो गया ना। हाँ सर वही तो। ये तो ऑलरेडी हमने उसका डिस्प्लेसमेंट ले रखा है तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे 100 इंटू एक्स, समझ में आया, एक्स हमें मालूम करना कितना होगा, कितना आएगा भाई जोड़ो जरा देखो तो यहाँ से आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 120 माइनस 100x, इसको इधर कर देना 120 प्लस सॉरी माइनस 120 माइनस 80 कितना हो गया भाई 40। तो x की जगह पे क्या लिखोगे माइनस आप 40/100, मतलब माइनस आप 0.4 मीटर। मतलब ये बोर्ड किधर की ओर मूव कर रही है भाई, लेफ्ट की। लेफ्ट की ओर। तो हमारा ये भी तरीका सही है। बस सर ज्यादा इजी कौन सा होगा, लाइक फास्ट। तुम्हारी मर्जी, जो इजी लगे लगा लो, मैंने दोनों मेथड बता दिया। ये दूसरा वाला आसान पड़ेगा, जल्दी होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया ना, ये छोटा पड़ जाएगा। हाँ सर मुझे भी लग रहा है। हाँ वो छोटा पड़ेगा, वो देखने में दिख रहा बट है। सर यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, ये डेल x2 को अगर -2 नहीं लिया तो फिर। हाँ फिर तो गलत हो जाएगा, तो भाई ध्यान इस- रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है तो प्लस और लेफ्ट साइड में तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तुम्हारा इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये बंदा पूरा ही वहां चला गया मिलने, वो आगे ही नहीं बढ़ा, तो क्या होगा फिर उस केस में। सो तो फिर उस 40 kg वाले का तो 0 तो डिस्प्लेसमेंट। 60 × 4 करना पड़ेगा इसे, ठीक है। यस सर। इसको 40 × 0 प्लस 100 × x हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। यस सर। हाँ भाई अंशिका समझ में आई ये चीज। हाँ सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, लिखो इम्पल्स। इम्पल्स इसको ना हम जे से लिखते हैं, इम्पल्स। कोई बताएगा भाई क्या होता है इम्पल्स। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम। क्या चीज, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो एक बात बताओ, अगर लीनियर इम्पल्स होगा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स होगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। फिलहाल अभी लीनियर की बात हो रही है, ठीक है। जे से ना लीनियर मोमेंटम को तो लिखते ये हैं। इम्पल्स का साइन क्या है, आई ना।
जे जे कैपिटल जे, ठीक है। तो इसको लिख लो, थोड़ा सा लिखो इसके बारे में, लिखो इट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, इट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, change in linear momentum of a body in very small duration of time, in very small duration of time। समझ में आई बात? Yes. हाँ, in very small, भाई चेंज इन लीनियर मोमेंटम देर में भी हो सकता है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा होता है इसमें। तो इसमें लिख लो, मान लो सपोज करो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल है v। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो p इनिशियल की वैल्यू लिखोगे m इंटू यू, और p फाइनल क्या लिखोगे भाई, m इंटू v। तो अगर मैं बोलूं j क्या होगा, तो j इक्वल टू लिखोगे m इंटू v माइनस m इंटू यू, मतलब j विल बी इक्वल टू m इंटू v माइनस यू। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला इम्पल्स का। अच्छा, अब बात आती है कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा। इम्पल्सिव फोर्स, इसको हम F तो से, वो तो अगर मान लेते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है ना डेल्टा टी सेकंड में हो रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस है कि डेल्टा टी सेकंड में अगर ये चेंज हो रहा है, तो बताओ F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सीधे सीधे लिखोगे m इंटू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, सही है? यस। अरे चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, इसमें याद रखना, इसमें जो डेल्टा टी होता है ना इज वेरी स्मॉल, छोटा लेते हैं, अप्रोचेस जीरो ऐसे करके कुछ। हाँ बिल्कुल वेरी स्मॉल होता है। तो यहाँ से जरा बताओ, यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन निकल के आ गया है, m इंटू वी माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा f इंटू डेल्टा टी, सही है? यस। तो एक बात बताओ, हमारे पास एक इम्पल्स का एक और फॉर्मूला आ गया, j इक्वल टू क्या, f इंटू डेल्टा टी। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सीधे सीधे, तो f डेल्टा टी, बात एक ही है। फोर्स, तो बताओ इसकी यूनिट क्या बन जाएगी भाई, यहाँ से देख के बताओ तो। न्यूटन सेकंड। फोर्स इंटू टाइम हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड। ये हो जाएगा तुम्हारा इसके यूनिट, किसकी, इम्पल्स की। तो एक बार सारा चीज नोट कर लो तुम लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंडिया सर। अंशिका, कुछ समझ में आया सर? हाँ सर। तो क्वेश्चन करें अब। अच्छा, इम्पल्सिव फोर्स के बारे में एक दो लाइन लिख लो। ये जो इम्पल्सिव फोर्स है ना, इस फोर्स की खास बात ये होती है ना कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हाई होता है, लेकिन इसका एक्टिंग टाइम मतलब ड्यूरेशन जो होता है ना वो छोटा होता है। समझ में आई बात? तो इनफाइनेटली स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में काम करता है। हाँ, बट इसका मैग्नीट्यूड, जैसे तुम ऐसे समझो, जैसे मैं अपने गाल को ऐसे दबा रहा हूँ, ये इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, लेकिन अगर जोर से लाके मारे तो क्या होगा, वो इम्पल्सिव फोर्स काम करेगा। समझ आई बात? हाँ सर, समझ गई। हाँ, जैसे एक भारी भरकम आदमी है, तुम उसको बोलो कि मैं तुम्हें धक्का देके गिराने वाली हूँ, तो शायद वो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर तुम झटके से बिना बताए धक्का दोगे तो शायद गिर भी जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। तो उसमें ऐसा क्या हो जाता है, जब तुम बिना बताए धक्का देते हो ना, तो बहुत तेजी से फोर्स लगाते हो, सडन चेंज होता है, इमीडिएट चेंज, ठीक है। तो हाँ उस सर। हाँ, उस केस में ना क्या होता है कि इम्पल्सिव फोर्स काम करता है। तो इम्पल्सिव फोर्स की जैसे एक गाड़ी है, कार खड़ी है, पीछे से ट्रक आता है ना, तो जानते हैं उसको पुश करते धीरे धीरे ले जा सकता है, मतलब उसमें कम डेंट आएगा, लेकिन अगर वो ट्रक तेजी से आके धक्का मारे तो, सर इम्पल्स का मतलब ही होता है अचानक से हाँ इम्पल्स। बिल्कुल, हाँ झटके से, बिल्कुल बहुत कम टाइम में। तो इसमें लिख लेना, इम्पल्सिव फोर्स का मतलब एक लाइन बस लिख लो, देखो इट इज फोर्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, it is a force of high magnitude for short duration of time. It is force of high magnitude but short duration of time. सर लिख लिया। Short duration of time, right? आगे बढ़े? यस। चलो अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं, एक मैं करा देता हूँ, फिर दूसरा तुम लोग खुद करना। हाँ, जैसा मान लो सपोज करो भाई ये दीवार है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है नीट के लिए, कई बार आ भी चुका है। यहाँ से ना एक पार्टिकल है मास m का, और ये आकर के v वेलोसिटी से इससे टकरा रहा है, ठीक है, और टकराने के बाद में सेम वेलोसिटी v से ये वापस भी लौट रहा है। कुछ समझ में आया? तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि
दीवार ने कितना इंपल्स जनरेट किया है। तो इसको कैसे करोगे, सीधे सीधे देखो, इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा पार्टिकल का वो हो जाएगा m इंटू वी इनिशियल, फाइनल हो जाएगा माइनस ऑफ एम वी। ये माइनस क्यों लिखा मैंने, अपोजिट डायरेक्शन में ना। डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जरा बताओ, अगर मैं बोलूं कि इंपल्स इम्पार्टेड बाई वॉल क्या होगा, 2mv। इंपल्स बाई वॉल मतलब दीवार ने कितना इंपल्स जनरेट किया है, क्या लिखोगे भाई, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो जानते हो इसको माइनस ऑफ 2mv लिखेंगे। ये समझ लो माइनस 2mv क्यों आया, माइनस 2mv का मतलब हो गया इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो लेफ्ट की होगा, ठीक है। हाँ सर। अगर हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 2mv। ग्राफ समझ में आई ये चीज। Yes, sir. तो इंपल्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर। इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको भी नोट कर लेना, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन अब तुम लोग खुद करोगे, मैं दे रहा हूँ, राइट। चलो जी जल्दी करो, तो आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आई थी। सर एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस ठीक से बनते भी नहीं। अरे आसान है बिल्कुल, कर लोगे तुम लोग, चिंता ना करो, ट्राई तो करो। सर बड़े उटपटांग टाइप के नहीं लगते, कैसे, सर बड़े उटपटांग लगते हैं। हाँ इंग्लिश का भी चक्कर होता है ना, वो तो प्रॉब्लम नहीं है सर कि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अजीब सी अंग्रेजी लिखी होती है, बच्चों को नहीं समझ में आती। चलो फिलहाल करो, कोई दिक्कत नहीं। ये दीवार है, इस बार ये बॉल जो है ना ऐसे आके टकरा रही है और ये एंगल ना 37 डिग्री है, इसका मास m है और v स्पीड से आ रहा है, ठीक है। इम्पल्स निकालना है, कैसे, इम्पल्स निकालना है सर। हाँ बिल्कुल 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 सही कर गया है। और ये ऐसे आके जा रहा है, मतलब अगेन ये 37 पे ही निकल रहा है, v स्पीड से ही निकल रहा है। तो तुम्हें बताना इम्पल्स जनरेटेड बाई वॉल, फाइंड इम्पल्स जनरेटेड बाई इंपल्स इम्पार्टेड बाई वॉल, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि वॉल ने कितना इम्पल्स इसको दिया है बॉल को, ये बताना है। कांस्टेंट है तो वो लिखना पड़ेगा क्या कि हम लोग का क्या बोलते हैं, assuming वैसे तो that these- प्रॉपर नहीं, देखो अगर स्कूल के लिए दिखाना है ना चिराग, तो तुम्हें प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी है, इधर दिखा देना, ऐसे लिखना v cos 37 आई क्या, इसको लिख लेना v sin 37 माइनस j कैप, राइट, नीचे की ओर है तो इसको लिख लेना माइनस ऑफ v cos 37 आई कैप और नीचे की ओर लिख देना माइनस ऑफ v sin 37 तो j बट इतना यूजलेस चीजें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं स्कूल के लिए दिखाना पड़ता है जी, थोड़ा स्कूल की कहानी होती है। assume कर लेंगे ना, लिख देंगे assuming that these remain constant। बेटा वो कहेंगे एज्यूम कर लो, आंसर ही सीधे डायरेक्ट ना, लिखने क्या जरूरत है। हमारी तो नहीं सर, सर हम लोग के स्कूल में होता है सर, मैथ्स में हम लोग टीचर खुद बोलते हैं कि अज्यूम कर लो फिर हो जाएगा। ये तो मैथ में होता है यार, लेट दिस इज एक्स, ये फिजिक्स में थोड़े ना होता, लेट दिस आंसर इज दिस, हो गया खत्म। सर वो माइनस। फिर वो आप कौन इतना, मैंने क्यों इतना मैग्नीट्यूड लिखा है बस, मतलब। ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, जी ठीक है ना, मतलब हाँ लेकिन एक्चुअली माइनस होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखोगे तो माइनस हट जाता है। ठीक है सर। सर तो अगर नीट में आया माइनस भी दिया है और प्लस में भी दिया है तो माइनस वाला ही माइनस लेंगे। लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ दिया रहेगा तो तो फिर प्लस प्लस ही, वाला। मैग्नीट्यूड मतलब प्लस, ठीक है भाई। हाँ सर समझ। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, तुम लोग लिखो कोलिजन, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे वाले। सर ये बहुत बोरिंग है। बोरिंग क्या करूं मैं, पढ़ना तो भाई, सर ये बोरिंग इजी भी है लेकिन क्या, इजी है। इजी है, सर चलो देखते हैं। सर ये एंगुलर मोमेंटम वगैरह भी तो इसी चैप्टर का पार्ट है ना। किसका, एंगुलर मोमेंटम। नहीं एंगुलर मोमेंटम रोटेशन का पार्ट है। हाँ तो सर ये दोनों एक ही चैप्टर है, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसका पार्टिकल्स जो है ना वो 8वां चैप्टर है, 7वां या 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट हाँ इज डिफरेंट। रोटेशन जो कोलिजन है ना उसके पहले वाले चैप्टर में, वर्क और एनर्जी में, अगर एनसीईआरटी से कंपेयर करोगे तो। हाँ सर कोलिजन तो वर्क बाय एनर्जी में और सेंटर ऑफ मास सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स में। राइट, हमने थोड़ा सा बदल दिया चीजों को।
सो क्योंकि इजी हो रहा है फिर सेंटर ऑफ मास पहले पढ़ के। हाँ एक्चुअली कोलिजन में ना बहुत जरूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की। हाँ सो ये तो पता। हाँ, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा ना, ओमेगा हाँ एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यही तो सिलेबस में था सर इस बार टेस्ट में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे तुम लोग इसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा, आसान है। वैसे मैं बता दूं कोलिजन में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पहले तो जानो कोलिजन होता क्या चीज है, तो अगर कुछ आइडिया है शुभांगी तो बताओ कोलिजन का क्या मतलब होता है। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, तब बताना कि क्या है। यहाँ पे एक पार्टिकल है मास m का, वो ऐसे जा रहा था, यहाँ रास्ते में एक दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। वो गया और इधर ऐसे घूम गया, इसको देखिए। ये भी हो सकता है कि वो गया और इधर नीचे की ओर घूम आए, ऐसा भी हो सकता है कि ये यहीं से लौट आए, बोले मैं नहीं जाऊंगा आगे। और ये भी हो सकता है कि ये जाए और बिल्कुल इसको धक्का मार दे। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ इन चारों कंडीशन में कोलिजन कौन सा है, तो सभी है। फिर से सोच के बताओ, इन चारों कंडीशन में कोलिजन किसको बोलेंगे। वो टकराने वाला। ये वाला जो जाके धक्का मारता उसको बोलेंगे, या इधर चला गया उसको बोलेंगे, या फिर यू टर्न लेके आ गया वापस। अरे तुम ऐसे समझो ना, तुम जा रहे थे रास्ते में कुत्ता बैठा था, तुम डर के मारे दूसरे गली पे चले गए, इधर भी जा सकते इधर भी, या ऐसा भी हो सकता है कि गली नहीं है तो लौट आए वापस, ये भी तो पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि जाकर कुत्ते को धक्का मार के भगा दिए। तो जरा बताओ कोलिजन किसको बोलेंगे। सो चार टेक्निकली। चिराग, हाँ सर। कौन है कोलिजन इनमें से। सर इनमें से हम्म सर वो जो दो बॉल दिख रहे सर यहाँ पर वो वाले। हम्म सर वो जो आपने जो लाइन बनाया है ना ये तो जो ये जो धक्का सेकंड सेंटर। मारने वाला वाले को बोल रहा है। आखिरी वाले को हाँ इसको। हाँ नहीं, हाँ शिवांगी सही कह रही थी कि ये सारे ही कोलिजन है। फिजिक्स कहती है कि एक पार्टिकल का मोशन अगर दूसरे पार्टिकल के प्रेजेंस से बदल जा रहा है ना, तो हम तो बोलते हैं लीनियर कि मोमेंटम में चेंज आता है दूसरे बिल्कुल बिल्कुल पार्टिकल। बिल्कुल, हाँ लीनियर मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है, लीनियर मोमेंटम ऐसे कोलिजन से चेंज होता नहीं है, वो तो बाकी याद रखना, ठीक है। हाँ सर मतलब हाँ, मतलब उसके पार्टिकल का मोशन, मतलब मोशन का मतलब ऐसे समझ लो कि वेलोसिटी वगैरह का डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल को तो लाइन। जैसे डायरेक्शन बदल रहा है तो उसका मोमेंटम का साइन बदल रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। किसी इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है ना तो हम बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। हाँ सर। तो इसको एक लाइन बस लिख लो, लिखो इफ मोशन ऑफ वन पार्टिकल, ऐसे ना मोशन ऑफ ए पार्टिकल, इफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज मतलब बदलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर पार्टिकल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर पार्टिकल, ठीक है, देन पार्टिकल्स आर इन कोलिजन, पार्टिकल्स आर इन कोलिजन मतलब फिर पार्टिकल कोलिजन में है। अब इसमें लिख लेना, ये जो चारों कंडीशन थी ना सारे ही कोलिजन है, तो लिख लेना इसमें ऑल फोर केसेस आर कोलिजन, ये चारों के चारों कोलिजन है, ऑल फोर केसेस आर कोलिजन, ठीक है। अब सुनो इसके बाद टाइप्स ऑफ कोलिजन लिखो, टाइप्स ऑफ कोलिजन हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ कोलिजन। सो इलास्टिक वाला या टाइप्स टू ऑफ कोलिजन, डायमेंशनल वन डायमेंशनल। दो तरह का कोलिजन होता है भाई, सब लोग ध्यान से देखना कौन कौन से दो तरह का होता है। पहला वाला जो कोलिजन है इसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं इसे, हेड ऑन। हेड ऑन का दूसरा नाम होता है वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल, ठीक है ना। और दूसरा जो टाइप है वो है ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कोलिजन इन अ प्लेन, क्या बोलोगे इसे, कोलिजन इन अ प्लेन, या फिर 2D बोलते हैं इसको, बात एक ही है। चिराग समझ में आई इतनी बात। ये तो सो मतलब डायमेंशंस के बेसिस पे हो गया। हाँ अब सुनो, इसमें समझना है इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझो। जैसे मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये गया इस रास्ते पे, इससे टकराया, और आफ्टर कोलिजन की वो दोनों इसी लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है, सेम लाइन पे जा रहे हैं ना दोनों।
यस सर। ये मान लो अगर मैं बोलूँ ये M1 है, ये M2 है, ये मान लो अब M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो इसका मतलब लाइन पहले जो थी वही बाद में भी है, एक ही लाइन पे चले जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेड ऑन। हेड ऑन मतलब सीधा। सर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ हाँ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सेम लाइन पे चलते जाएंगे। तो नहीं अगर लेकिन जैसे मतलब M1 गया M2 के पास और फिर मतलब वापस अपना पार्ट रिट्रेस कर लिया तो वापस आने लगा ना, तो भी तो लाइन वही रहेगी, लाइन थोड़ी बदल जाएगी, लाइन पीछे भी तो तो है। सर ये भी फिर वन डायमेंशनल ही हुआ लेकिन। हाँ बिल्कुल वन डायमेंशनल। इसमें क्या होगा इसको समझो, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ से जाके टकराया, एंड टकराने के बाद क्या हुआ, ये वाला पार्टिकल इधर जाने लगा, एक इधर जाने लगा, इसको हम क्या बोलेंगे? सर 2D। हाँ ऑब्लिक कोलिजन या 2D। अंशिका समझ में आई ये चीज? सर आप ये सेकंड वाला पॉइंट दोनों का फिर से बता दीजिए ना, मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। यहाँ से देखो ये पार्टिकल इससे जाके टकरा रहा है, M1 जो है M2 से जाके टकरा गया, टकराने के बाद M1 वाला उधर जाने लगा और M2 वाला इधर जाने लगा, ठीक है ना, किसी एंगल पे मूव करने लगे, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है अंशिका? ठीक है सर। तो डायग्राम बना लो और इस पे एक दो लाइन लिख लो, देखो इसके बारे में देखो, लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। सर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? जिस लाइन के अलोंग कोलिजन हो रहा है। सर लेकिन नहीं मतलब हमारे टीचर्स बोल रहे थे कि सपोज ये M1 M2 कोलाइड किया, जो सरफेस कांटेक्ट में उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा या ऐसा सही, कुछ। बिल्कुल सही। हाँ जिस लाइन के अलोंग कोलिजन होता है वो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग ही कोलिजन होता है। हाँ सर समझ गए। लिखो इसको पहले, लिखो लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन coincides with line of motion of bodies before collision, coincides with line of motion of bodies before collision, ठीक है ना, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद की लाइन coincide कर जाती है, before collision, ठीक है ना। then this type of collision is known as head on या फिर one dimensional collision, this is known as head on collision, this is known as head on collision, ठीक है। और अगर कोइंसाइड नहीं कर रही है तो ये ऑब्लिक हो गया, तो लिख लेना इसमें, इफ लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन डज नॉट कोइंसाइड, उस पे नहीं जा रही है ना, देखो जो लाइन पहले थी उस पे नहीं, डज नॉट कोइंसाइड विद लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन, डज नॉट कोइंसाइड विद लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। हाँ उसके बाद लेना दिस इज नोन एज ऑब्लिक कोलिजन, क्या बोलते हैं इसे? ऑब्लिक। ऑब्लिक में क्या होता है, कोई इधर छिटक गया कोई उधर छिटक गया, हेड ऑन में क्या होता है उसी लाइन पे चलते रहेंगे, हो सकता है कि लौट आए, ऐसा भी पॉसिबल है कि M1 टकराया लौट आया, लेकिन लाइन अगर बदल गई तब तो फिर ऑब्लिक हो गया, लेकिन अगर लाइन नहीं बदली तो हेड ऑन। ठीक है शुभांगी? समझ गई सर। हाँ अब सुनो, चाहे हेड ऑन हो चाहे ऑब्लिक हो, ये अपने आप में भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम अब एक काम करेंगे, एक एक कोलिजन को पढ़ेंगे, हेड ऑन ऑब्लिक दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, ऑब्लिक हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले हेड ऑन पढ़ते हैं। फिर कंसेप्ट सेम ही लगना है, हेड ऑन का ही लगना है सारे जगह। ये कहाँ गया चिराग?